हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वदेशी संकल्प क्रांति सेवा ट्रस्ट। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो कर्ज हमारे देश पर बाहरी देशों का और विश्व बैंक का चढ़ा हुआ है, उस कर्ज के चलते हमारे देश का भविष्य क्या है, अच्छा है या बुरा है। तो हम बात करते हैं कर्ज के ऊपर। सबसे पहले तो साथियों, आप लोग जानते हैं कि पुराने समय में सोने, चांदी और तांबे, लोहे या जितने भी सिक्के चलते थे, इस तरह की मुद्राएं हमारे देश में चलती थीं। तो इन मुद्राओं के चलते हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत होती थी, क्योंकि इनकी जो कीमत है वह असली कीमत है, बजाय ये कागज़ की पर्चियों के। तो ये जो होती हैं मुद्राएं, यह असली धन होता है, क्योंकि ये धातु की बनी होती हैं। तो जब तक ये हमारे देश में थीं, तब तक हमारे देश के ऊपर और बाकी जितने भी देश हैं उन सब के ऊपर कर्ज नहीं होता था। कोई देश किसी को कर्ज नहीं दिया करता था पुराने समय में। तो अब ज़माना आया, ये कागज़ की जो पर्चियाँ हैं इनका ज़माना आया। ये कागज़ की पर्चियाँ बैंक बनाने लगे। बैंकों के बारे में हम पिछले 6-7 वीडियो में बताते आ रहे हैं, बहुत धुआंधार तरीके से। आप लोग देख सकते हैं हमारे पुराने जो वीडियो हैं बैंकों के मायाजाल पे, कि हमने कैसे बैंकों के बारे में बताया है कि बैंक कैसे काम करते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है बैंकों का मायाजाल की, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पर्चियाँ जब से आई हैं, यानी कि जो कागज़ के जो पैसे होते हैं 50 के, 100 के, 500 के, तो ये पैसे जो गोल्ड होता है उसको तो बैंक में जमा कर दिया जाता है और उसके बदले पर्चियाँ हमें दे दी जाती हैं। और पर्चियों की कमी होने पर, जो कि बैंकों द्वारा बनाई जाती हैं, इनकी कमी होने पर हम और पर्चियाँ बैंक से कर्ज के रूप में लेते हैं। और जब कर्ज के रूप में नई पर्ची जब बैंकों से हम लेने के लिए कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, कर्ज चाहिए, तो बैंक उस समय नया पैसा हमको बना के देते हैं और उस पर ब्याज वसूलते हैं। वो वाला ब्याज, जिस ब्याज का पैसा इस दुनिया में है ही नहीं। क्या समझे? ठीक है। तो इसी प्रकार से ये तो थी देश के अंदर की बात, के अंदर हमारे पास पैसे की कमी होती है तो हम अपने गली मोहल्ले के बैंक से जाकर कर्ज लेते हैं जो ब्याज वसूलता है। अब भाई बात आती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जब पूरे देश का विकास करना हो, देश का जो प्रधानमंत्री होता है, राजा होता है, और उसके पास पैसा ना हो, तो वो क्या करेगा? वो एक ऐसा बैंक ढूंढेगा जो सबको कर्जा बांटता है। तो और ऐसा ही एक बैंक हमारी दुनिया में खोला गया है जिसका नाम है विश्व बैंक। उस बैंक के पास सब लोग जाते हैं और कर्जा लेके आते हैं। तो इसी तरीके से हमारी सरकारें, देश की सरकारें 1947 के बाद से धीरे धीरे करके कर्जा लेती रही हैं विकास के नाम पे। और विकास कितना हुआ कि हर 100 रुपये में से 15 रुपये विकास में लगे और 85 कहाँ गए, समझ गए? अब जो कर्जा लेती आई हैं और वो कर्जा लेने की जो प्रक्रिया है वो आज भी चल रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 2014 के बाद भी खूब कर्जा लिया गया है, अंधाधुंध कर्जा लिया गया है। तो ज़रा हम इस कर्जे पर प्रकाश डालते हैं सबसे पहले कि कर्जा कब कब कितना कितना हमारे देश पर चढ़ा हुआ था। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश पर 1991 में जो 81 बिलियन डॉलर का कर्जा था, मतलब ब्याज लगा के इतना था। फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उस समय कर्जा था दिसंबर 2002 में, वो था 105 बिलियन डॉलर हो गया वो कर्जा। ठीक है। फिर 2014 में मार्च अप्रैल तक वो कर्जा था 441 बिलियन डॉलर। ठीक है। और उसके बाद अब जब हम 2020 का आंकड़ा देखें, दिसंबर 2020 तक का, तो ये जो कर्जा है वो टोटल 600 बिलियन डॉलर के आसपास बनता है, जिसमें 566-67 बिलियन डॉलर तो विश्व बैंक का है। बाकी जो बचता है 30-31 बिलियन डॉलर करीब, वो आसपास के पड़ोस के 18 और देशों से हमारी भारत सरकार ने ले रखा है। तो इस प्रकार से ये 600 बिलियन डॉलर करीब बैठता है टोटल मिला के आज जो हमारे देश पर कर्जा है। अब ये जो कर्जा है ये कौन कौन सी करेंसी में है? करेंसी अलग अलग होती हैं, डॉलर है, रुपया है। तो अब करेंसी की बात करें तो इसमें जो 49% जो कर्जा है वो डॉलर में है, 49% टोटल कर्जे में से। ठीक है। 38%, 38% रुपये में है। फिर जो बचा हुआ है वो जापान की मुद्रा येन और यूरो नाम की करेंसी में है। ठीक है। तो ये है कर्जे का जो विवरण है वो हमने आपको दिया। अब ये कर्जा लेकर विकास किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आखिर क्या वजह है कि विकास हो नहीं पा रहा है? 1947 से अब तक जो है भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी, बलात्कार, ये सारी गतिविधियां देश में बढ़ती गई हैं। बुरी बुरी गतिविधियां
दुख देने वाली गतिविधियां देश में बढ़ती रही हैं और सुख देने वाली गतिविधियां देश में घटती रही हैं। ठीक है। इसके अलावा भी अब सरकार ने एक नई चीज़ निकाली कि कुछ समय से सरकार ने जो सरकारी विभाग हैं उनको बेचना शुरू किया, ये कहकर कि इनमें काम नहीं होता। तो जब से लॉकडाउन हुआ हमारे देश में, तब से लेके आज तक लगभग 1200 सरकारी विभाग और कंपनियां बेचे जा चुके हैं, और जो रहे बचे हैं वो 2021 में तेज़ी से बिक रहे हैं और उनका पैसा आ रहा है सरकार पर, विकास के लिए आ रहा है, सरकार कहीं भी खर्च करे। ठीक है। और कर्ज जो है सरकार ने ले ही रखा है। इसके अलावा जो सरकार ने दलील दी 2016-17 में कि भाई नोटबंदी की, और नोटबंदी के नाम पर सरकार ने कहा कि भैया काला धन आ जाएगा, तो इससे क्या है कि जो छिपा हुआ पैसा वो सरकार के पास आएगा और इससे फिर देश का भला होगा, विकास होगा। तो नोटबंदी के नाम पर भैया तुमने पैसा निकाल लिया, सरकारी विभाग बेच के तुमने पैसा निकाल लिया, कर्जा भी तुमने ले लिया। ठीक है। अब तुम लोग जो है GST लेकर आए, जिससे कि तुमने छोटे व्यापारियों को लाभ पहुंचाया। छोटे व्यापारी इतने मालामाल हो गए कि सबके पास एक एक मर्सिडीज बेंज है। ठीक है। और बड़े व्यापारी जो हैं वो रोड पे आ गए, भूखे मर गए बेचारे GST से। दलील तो तुमने यही दी थी जब GST लागू हुआ था। ठीक है ना। तो छोटे व्यापारी कितने मालामाल हो गए वो भी हमको दिख गया, और बड़े कितने हो गए वो भी हमको दिख गया, सबको दिख गया। ठीक है ना। गूगल सबके पास है, ये खबर सब देखते हैं। और इसके बाद भी पैसा कमाने के लिए भैया ये जो सरकार है हमारी, ये चालान करती है सड़क पर, हेलमेट के नाम पर, ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर, और आपका आगे गाड़ी पुरानी है प्रदूषण के नाम पर, खूब चालान कर करके इन्होंने खूब पैसा कमाया। तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है, कमी पड़ती है तो लोन भी ले लेते हैं। ठीक है। अब इस पैसे का क्या हुआ, कहाँ गया ये पैसा? ठीक है। इनमें से जो ये जो पैसा है, इसी प्रकार से पैसा कमाते हैं, तो इनमें जो हिस्सा बाँट होता है कुछ, तो इसमें से करीब 250 लाख करोड़ तो स्विस बैंक में जमा हैं, 250 लाख करोड़। ठीक है। आई बात समझ में? 8,500 हज़ार करोड़, यानी कि टोटल 17,000 करोड़ के लॉकडाउन में 2 विमान खरीदे हैं, व्यक्तिगत जो होते हैं, एक प्रधानमंत्री के लिए, एक राष्ट्रपति के लिए खरीदा गया है अमेरिका से। ठीक है। बहुत बढ़िया VIP है, जैसा अमेरिका के शायद राष्ट्रपति रखते हैं, इस प्रकार का विमान है वो, जो मैंने सुना है। स्विस बैंक के अलावा ऐसा एक आंकड़ा कहीं से सुना मैंने कि दुनिया के सारे देशों में, पूरी दुनिया में जो भारत की जो संपत्ति जमा है, मुद्रा के रूप में हो, सोने के रूप में हो, हीरे के रूप में हो, जवाहरात के रूप में हो, सब मिला के 44 लाख करोड़ है। ठीक है। जमा है, क्यों जमा है, कैसे जमा है, सरकार के पास रिकॉर्ड तो सब होते हैं, क्या जमा है क्या नहीं जमा है। तो भैया इस प्रकार से काम चल रहा है। और अब इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ बेचा जाने के बाद, इतना कर्ज लेने के बाद, इतने सरकारी विभाग बेचे जाने के बाद, और इतना GST नोटबंदी करने के बाद, और आपका ये जो है अब नया कर्जा और ले रहे हैं 12 लाख करोड़ का विकास के लिए, जबकि खबर में आया है कि इनको ज़रूरत 20 लाख करोड़ की है। इतना सब कुछ करने के बाद इनको ज़रूरत 20 लाख करोड़ की है, और उस ज़रूरत को भी ये कर्जे से पूरा करेंगे, कर्जे से पूरा करेंगे। समझ में आई बात? बजट में है ये, बजट 2021। अब भैया हमारी जो संपत्तियां हैं इतनी, इनमें पिछले एक आंकड़ा और बता दूं, पिछले 800 सालों में हमारे देश का 1 करोड़ क्विंटल सोना लुट चुका है। अब 1 करोड़ क्विंटल को 140 करोड़ में बांटें तो एक आदमी के हिस्से में 1.5 किलो आएगा। 75 लाख का सोना हर आदमी के हिस्से में आएगा, मेरे हिस्से में भी आएगा, आपके हिस्से में भी आएगा, एक के हिस्से में 75 लाख का। अगर एक परिवार में 4 सदस्य हैं औसतन, तो एक परिवार 3 करोड़ का मालिक है। इतना सोना हमारा जो है लुट चुका है पिछले 800 साल में, जिसमें से कुछ सोना ब्रिटेन के जो बैंक हैं, शाही खजाने हैं, उनमें पड़ा है, अमेरिका में पड़ा है सबसे ज़्यादा, इन 2 जगहों पे ही सबसे ज़्यादा पड़ा है। ठीक है। ROTHSCHILD वो ले गया था यूरोप से, जो है उसने ले लिया था, अमेरिका में जमा करवा दिया था, और कुछ जो है ब्रिटेन में जमा करवा दिया था, उसके पास है, और रानी के पास है, वो अलग है। अब जो हम बात करते हैं कि हमारे देश में जो
कर्जा जो पहले का है केवल उसकी बात कर रहे हैं, जो 566 वो और 28-30 बिलियन वो, तो 600 बिलियन डॉलर जो है ना बाहर जितना कर्जा है, इस पे जो ब्याज भी तो चढ़ता है। तो 1 सेकंड में 3 लाख रुपए ब्याज चढ़ता है, 1 सेकंड में। ठीक है, क्या समझे? और जो नया कर्जा 12 लाख करोड़ का आ जाएगा उसके बाद तो पैसा ज़्यादा, मूलधन ज़्यादा हो जाएगा, तो जो ब्याज है वो भी तो ज़्यादा चढ़ेगा। फिर चढ़ेगा 1 सेकंड में 4 लाख रुपए, 1 सेकंड में 4 लाख रुपए ब्याज चढ़ रहा है। मैं 3 लाख चढ़ रहा है, 4 लाख चढ़ेगा जब ये भी आ जाएगा नया कर्जा। तो क्या करोगे फिर? उतार दोगे? कहाँ से उतार दोगे भैया? यानी कि अगर हिसाब लगाएं, जैसे कि एक दिन में 24 घंटे में 2600 करोड़ रुपए ब्याज चला जाता है, 2600 करोड़ चला जाता है ब्याज, हवा में चढ़ जाता है ब्याज। वो ब्याज का पैसा है ही नहीं दुनिया में। अब इसका एक हिसाब लगाएं तो देखो भैया, भक्त भी ये वीडियो देखेंगे तो भक्तों के लिए एक मैं बढ़िया चीज़ लेके आया हूँ। भक्त अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वो कर्जा उतार के कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? देखो भैया, 600 बिलियन डॉलर वो, और ये जो अभी आ रहा है इस सबको रुपए में करें तो ये बैठता है 55 लाख करोड़। 55 लाख करोड़, एक किडनी की कीमत होती है 5 करोड़। 55 लाख करोड़ डिवाइडेड बाई 5 करोड़, ठीक है, तो 11 लाख किडनी, 11 लाख भक्तों की, 11 लाख भक्तों की 11 लाख किडनी। एक एक किडनी की ज़रूरत पड़ेगी और भक्तों के पास 2-2 किडनियाँ हैं। अब तुम देख लो, हमें 11 लाख किडनी विश्व बैंक को वापस करनी है और कोई रास्ता नहीं है भैया। ये किडनी मुझे दे दे ठाकुर, ये किडनी मुझे दे दे ठाकुर, बस किडनी दोगे भैया, और क्या है। तो भैया भक्तों के लिए सुनहरा अवसर है, नाचो गाओ भक्तों, ढोल बजाओ, क्योंकि आपके मुंह बोले जो पापा हैं, मुंह बोले पापा, समझे, चॉकलेट दिलवाने वाले पापा, एक तो पैदा करने वाले पापा, एक चॉकलेट दिलवाने वाले पापा, जिन्हें आप मुंह बोले पापा कहते हैं। हाँ, तो कर्जा लेके आ रहे हैं नया, और पुराना है वो अलग है। ठीक है, तो नाचो गाओ, किडनी बेचो, एक किडनी तो दे ही सकते हो देश के लिए यार, क्या हो गया। जब और कर्जा लेंगे तो और भक्त आ जाएंगे, क्योंकि भक्तों की तो कमी नहीं है। अभी तो बस 11 लाख भक्तों की एक किडनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।